welcome back. So let's discuss the part 1 of your unit 8, that is tangible and intangible heritage. आज से हम आपकी यूनिट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, एंड योर सब्जेक्ट नेम इज़ टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी. सो आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है. और इंट्रोडक्शन के बाद इसमें हम कवर कर लेंगे कल्चरल हेरिटेज के बारे में और शायद 8.1.1. चलो आगे ही देखते हैं, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. कल्चरल हेरिटेज. उससे पहले हम ये देखेंगे कि हेरिटेज की डेफिनेशन क्या होती है. हेरिटेज जो होता है ना, वो दोनों ही कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को इनकम्पास करता है. कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है आपके ट्रेडिशंस, कस्टम्स, आर्टिफैक्ट्स और प्रैक्टिसेस जो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती हैं, दैट इज़ नोन एज कल्चरल हेरिटेज, ठीक है. नेचुरल हेरिटेज में क्या होता है, जो आपके लैंडस्केप्स, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी जो ह्यूमन लाइफ को शेप करती हैं, वो होता है आपका नेचुरल हेरिटेज, ठीक है. दोनों में डिफरेंस समझ आ गया. अब इंटरकनेक्शन क्या है कल्चर और नेचर का. देखो, ह्यूमन कल्चर जो है ना, वो नेचुरल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है काफ़ी एक्सटेंट तक, ठीक है. कल्चर ऑफन अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स सच एज क्लाइमेट, जोग्राफी एंड रिसोर्सेज. इसका मतलब होता है जब भी हम कोई भी कल्चर होता है वो अपनी सराउंडिंग से अडेप्ट करता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जोग्राफी के अकॉर्डिंग और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग. अब मान लो कोई छोटा सा कस्बा है, ठीक है, और बहुत ठंडी जगह पे है, तो उनकी ड्रेस अलग होगी. जैसा वहाँ का क्लाइमेट होगा वैसी वहाँ की ड्रेस होगी, वेशभूषा होगी, ठीक है. जैसी वहाँ की जोग्राफी होगी, जैसे वहाँ पर चीज़ें मिलती होंगी, रिसोर्सेज जैसे वहाँ पर होंगे, उसी तरीके से वो अपना कल्चर भी अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो ये है आपका सेकंड पॉइंट. फिर जो आपका इन्वायरमेंट है वो फुल्ली डिटरमाइन नहीं करता कल्चर को, वो कैसे एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है और पॉसिबिलिटीज़ को शेप करता है रादर देन डिक्टेटिंग आउटकम्स. ओके, जैसे कि इसको नोट किसने किया था, ये नोट किया था जो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं डेरिल फॉर्डे, उन्होंने. अब नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओ, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट. जब हम कल्चरल डाइवर्सिटी को समझते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. हमें रिक्वायर होता है कि हम जो आपका कल्चर और नेचर के बीच में इंटरप्ले है उसको रिकॉग्नाइज करें, ठीक है. कल्चरल आपके जो कल्चर है वो आपका रिफ्लेक्ट करता है एडेप्टेशन टू लोकल इन्वायरमेंट, बट दे ऑल्सो शो ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड वेरिएशन विद इन दोज लिमिट्स. सो कल्चरल बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है जो आप लोकल इन्वायरमेंट से अडेप्ट करते हो वो, बट काफ़ी हद तक कल्चर में ह्यूमन क्रिएटिविटी भी देखी जाती है और वेरिएशन भी देखी जाती है उस लिमिट में रहते हुए. आप कोई लोकल इन्वायरमेंट में लोग हैं तो वो अपनी ड्रेस बहुत ही अलग तरीके से क्रिएट करते हैं, उनके ट्रेडिशंस बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं, ठीक है. तो उसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी भी दर्शाई जाती है, या फिर ह्यूमन क्रिएटिविटी उसमें नज़र आती है आपके कल्चर उसमें, ठीक है. और वो अडेप्ट भी होता है लोकल इन्वायरमेंट से. और हम देखते हैं कि वेरिएशन भी कल्चर में होती है. मतलब एक जगह कैसा कल्चर है, दूसरे जगह कैसा कल्चर है, एक इन्वायरमेंट में अलग कल्चर हो गया, दूसरे इन्वायरमेंट में अलग कल्चर हो गया, तो वो वेरिएशन भी देखी गई है उसी लिमिट में, ठीक है. आगे आ जाओ. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग कल्चरल हेरिटेज. सो ये रिफ्लेक्ट करता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज पे. पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू इन प्रिजर्विंग आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड ह्यूमन अचीवमेंट्स. सेकंड पॉइंट क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका जब आप कल्चरल हेरिटेज को पढ़ते हो, ये रिकॉग्नाइज करना कि जो आपके कल्चर हेरिटेज है, हमारे को नीड है कि हम अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी. इसलिए हम कल्चरल हेरिटेज को पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हम वैल्यू अंडरस्टैंड कर सकें कि हमें क्यों प्रिजर्व करना चाहिए आइडेंटिटी को, हिस्ट्री को और ह्यूमन अचीवमेंट को. दूसरा, हम रिकॉग्नाइज़ करें ताकि
कि हाँ, एक नीड है हमारे कल्चर हेरिटेज को, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स को हम पास ऑन कर सकें, ठीक है, इसीलिए उसको प्रिजर्व करने की नीड है। तो इसीलिए 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं पढ़ने के कल्चर हेरिटेज को। अब 2 टाइप के आपके पास कल्चरल हेरिटेज होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और दूसरा है आपका इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो अगर आपके पास लिखने के लिए आए तो आपको बताना है 2 टाइप के कल्चरल हेरिटेज कौन से हैं। टेंजिबल हेरिटेज में कौन सा आता है आपका? फिज़िकल आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, आर्ट वर्क्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये सब आता है आपका टेंजिबल हेरिटेज में। फिर आ जाता है आपका इनटेंजिबल हेरिटेज। सो जो नॉन फिज़िकल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके ट्रेडिशंस हैं, लैंग्वेज है, म्यूज़िक है, डांस है, ओरल हिस्ट्रीज़ हैं, मतलब जो मौखिक तौर से जो एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में पास डाउन होती हैं, ठीक है, उसे ओरल हिस्ट्रीज़ बोलते हैं। तो वो सब होते हैं आपके इनटेंजिबल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज टू टूरिज़्म इन इंडिया। देखो, कल्चरल हेरिटेज जो है ना, वो टूरिस्ट को साइट्स जैसे कि ताजमहल, अजंता एलोरा केव्स, ठीक है, इस पे क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और जैसे कि हमारे फेस्टिवल्स हो गए, दिवाली, होली, ओणम, पोंगल, इन सब पे वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि क्या है ये? कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है, ये आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है और एक कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करता है और एक नेशनल प्राइड आपके अंदर फोस्टर करता है। पहला इकोनॉमी बूस्ट करेगा, दूसरा एक्सचेंज ऑफ कल्चर होगा। जब एक तरीके के लोग दूसरे तरीके के, मतलब 2 कल्चर, अलग अलग कल्चर वाले लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तो क्या होता है वहाँ पर? कल्चर या फिर कल्चरल एक्सचेंज होता है, ठीक है। देन हमें एक नेशनल प्राइड भी फील होती है अपने अंदर कि भाई हमारे यहाँ पर ताजमहल है, हमारे यहाँ अजंता केव्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ फेस्टिवल बनाया जाता है, दिवाली, होली, ऐसे ऐसे। तो हम अपने अंदर ना नेशनल प्राइड भी फील करते हैं इस तरीके से, कल्चरल हेरिटेज की वजह से। देन नीचे आओ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनेस्को और ASI, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, और बाकी सारे NGOs, ये आपस में वर्क करते हैं ताकि आपकी कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल बताना था हमें। सो ये आप 3 लिखोगे, यूनेस्को, ASI और NGO, ये वर्क करते हैं हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ये कंजर्वेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करते हैं और अवेयरनेस रेज करते हैं अबाउट प्रिजर्वेशन। ये इंश्योर करते हैं किसको? लीगल प्रोटेक्शन को, फंडिंग को और एजुकेशन को, कि भाई जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं और बाकी लोग हैं, उनको क्या करा जा सके? एजुकेट किया जा सके और किसी भी मॉन्यूमेंट की या फिर अपनी विरासत की बारे में एजुकेशन दी जा सके ताकि लोग उससे संभाल के रख सकें, ठीक है। तो एजुकेशन टू सेफगार्ड बोथ टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज, दोनों ही टेंजिबल को भी संभालें और इनटेंजिबल की भी प्रोटेक्शन करें, तो इसकी भी एजुकेशन दी जाती है लोगों को। अब आगे चलते हैं। रोल ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन कनेक्टिंग पीपल। जो कल्चरल हेरिटेज है ना, वो एक ब्रिज की तरह सर्व करता है, ठीक है। किसकी तरह? ब्रिज की तरह, जो कि वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, बिलीफ को, कस्टम को, सेक्रेड रिसोर्सेज ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी, ठीक है, ये जो ये सारी चीज़ें हैं सोसाइटी की, ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज़ की, उसके बीच में ब्रिज का काम करता है कल्चरल हेरिटेज। ये एनेबल करता है कि जो आपके इंडिविजुअल्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड फील करें और ये अंडरस्टैंड करें कि उनका हिस्टोरिकल और कल्चरल पास्ट कैसा रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये जो कनेक्शन है ना,
जो आपका कल्चरल हेरिटेज के साथ है, वो एक डीपर सेंस ऑफ आइडेंटिटी आपके अंदर लेके आता है, जो लोगों को ग्राउंड करता है, ठीक है, इन देयर शेयर ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री। मतलब कि जब आपस में जब लोग बातें करते हैं, सेम ट्रेडिशंस शेयर करते हैं, एक सिमिलर कल्चरल हिस्ट्री शेयर करते हैं, तो एक डीपर सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी लोगों के अंदर डेवलप हो जाती है। कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल आइडेंटिटी। देखो, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें ना, तो कल्चरल हेरिटेज आपकी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी और यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स विद इन नेशन बाउंड्रीज क्रिएट कलेक्टिव बॉन्ड अमंग पीपल। सो जब भी कोई मॉन्यूमेंट या आर्टिफैक्ट आपके नेशन की बाउंड्री के अंदर होता है, जैसे मैंने बताया ना कि इंडिया में ताजमहल है, ठीक है, तो हम इंडिया में देखते हैं ताजमहल, तो हमें बहुत ही प्राइड फील होता है पहला, और एक कलेक्टिव बॉन्ड भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे हमारी हिस्ट्री की रूट्स जुड़ी हुई हैं, तो हम सभी की, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ हम कलेक्टिव बॉन्ड भी क्या करते हैं, महसूस करते हैं। सो ये जो कल्चरल एसेट्स जो हम शेयर करते हैं ना, ये सिंबलाइज करता है एक कॉमन हेरिटेज को, जो डाइवर्स ग्रुप्स विद इन नेशन को आपस में यूनाइट करता है। फिर आ जाते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिटेज साइट्स के बारे में। देखो, हेरिटेज साइट्स जैसे कि ताजमहल, कोणार्क टेम्पल जो कि इंडिया में है, ये सिर्फ एक फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं है, बट ये एक लिंक है, ठीक है, किसके लिंक टू किसकी तरफ, जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ नेशन की टुवर्ड्स हमारा एक लिंक है, ठीक है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोरिकल और कल्चरल मिल्यू को। मिल्यू का क्या मतलब होता है, इन्वायरमेंट और सेटिंग इन विच दे आर क्रिएटेड, टाइंग द प्रेजेंट टू द पास्ट। ये जो साइट्स है ना, ये आपके अंदर प्राइड को इन्वोक करती हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को री-इन्फोर्स करती हैं, ठीक है, या फिर प्राइड को आपके अंदर जगाती हैं और सेंस ऑफ बिलोंगिंग को क्या करती हैं, दोबारा से री-इन्फोर्स करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं, ठीक है, जो कि आपका इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द पीपल को स्ट्रेंथन करता है और उनकी नेशन की हिस्ट्री को भी स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। फॉस्टरिंग नेशनल यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपकी हेरिटेज साइट है ना, वो क्या क्रिएट करती हैं, एक नेशनल यूनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली एक कॉमन ओनरशिप को, ठीक है, एक सेंस ऑफ कॉमन ओनरशिप को आपको क्या क्रिएट करती हैं, ये सेंस ऑफ कॉमन ओनरशिप को, ठीक है, सिटीजन्स के अमंग, एज दे हैव सीन एज शेयर्ड नेशनल ट्रेजर्स, ठीक है। मतलब कॉमन ओनरशिप का मतलब ये होता है, मान लो ताजमहल है, तो हम अपना भी हक जमाते हैं उस पर कि हमारा ताजमहल है ना। ऐसे ही पूरे इंडिया में जो भी सिटीजन्स रह रहे हैं, वो जो चीज़ इंडिया में प्रेजेंट है आपकी हेरिटेज, हम कहेंगे हमारा ताजमहल है वो, है ना। तो उसमें क्या एक कॉमन ओनरशिप जो है वो लोगों में देखी गई है, एक सेंस ऑफ कॉमन ओनरशिप जो है वो क्रिएट हो जाती है सिटीजन्स के अमंग, ठीक है। देन ये जो कलेक्टिव ओनरशिप है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर देती है, डेवलप कर देती है, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट दीज साइट्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस। नीचे आ जाओ, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ताजमहल और कोणार्क टेम्पल, ये इनको किस तरीके से देखा जाता है, इनको एज अ सिंबल ऑफ कल्चरल लेगेसी, इंडिया की कल्चरल लेगेसी की तरह देखा जाता है, जो कि कलेक्टिव एफर्ट्स को एंकरेज करते हैं टू प्रोटेक्ट देम। आगे आ जाओ। कल्चरल हेरिटेज एज अ नेशन बिल्डिंग मैकेनिज्म। सो जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो कि हैं आपके बेनेडिक्ट एंडरसन,
इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है नेशन को? इन्होंने नेशन को डिस्क्राइब किया है कि ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, ठीक है, या फिर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि नेचुरली अकरिंग एंटिटी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। हमारा जो नेशन है ना वो एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, ना कि नेचुरली अकरिंग एंटिटी है, ठीक है। देन कल्चरल हेरिटेज जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू दिस कंस्ट्रक्ट बाय आइडेंटिफाइंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स एज कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, नीचे आ जाओ। दीज ऑब्जेक्ट्स आर सीइंग एज बिलोंगिंग टू कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ नेशन या फिर एंटिटी ऑफ नेशन, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। सो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो आपकी हेरिटेज है, ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को क्रिएट करती है, ठीक है, और एक कलेक्टिव एंटिटी ऑफ नेशन को प्रमोट करती है बेसिकली, और एक सेंस ऑफ यूनिटी और शेयर्ड आइडेंटिटी को प्रमोट करती है हमारे सिटीजन्स के मन में या फिर हम कहें लोगों के मन में, ठीक है। नीचे आ जाओ। हेरिटेज एज अ टूल फॉर डिफाइनिंग द नेशन। जब हम कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये जो ताजमहल है ना ये इंडिया से बिलोंग करता है, सो इंडिया से बिलोंग करता है ये, तो ये क्या रीइंफोर्स करता है कि इंडिया एज अ नेशन, जो कॉन्सेप्ट है इंडिया एज अ नेशन, उसको रीइंफोर्स करता है। ये ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं ना ये बेसिकली हेल्प करती हैं कंस्ट्रक्ट करने में और एक आइडिया ऑफ नेशन को सस्टेन करने में बाय ट्राइंग इट्स आइडेंटिटी टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कल्चरल एसेट्स। कल्चरल हेरिटेज जो है ना, इसलिए ये एक मैकेनिज़्म बन जाती है टू डिफाइन एंड परपेचुएट द नेशंस एग्जिस्टेंस एंड कोहेशन। आगे आ जाओ। ये जो पैराग्राफ है ये बेसिकली जो हमारा पहला पैराग्राफ था इंट्रोडक्शन वाला और नीचे वाला, आप जब पढ़ोगे बुक में तो एम्फेसाइज किस पे करता है ये, अब हम शॉर्ट में देखते हैं इसे। ये एम्फेसाइज करता है किस पे कि जो कल्चरल हेरिटेज है ना वो एक वाइटल टूल है किसके लिए, इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए टू देयर पास्ट, और उनके अंदर एक नेशनल प्राइड को फॉस्टर करने के लिए, और एक नेशनल आइडेंटिटी जो कि यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी है उसको बिल्ड करने के लिए थ्रू द एग्जाम्पल्स, जैसे कि ताजमहल और कोणार्क टेम्पल। ये इलिस्ट्रेट करता है कैसे जो आपकी हेरिटेज साइट है वो एक सेंस ऑफ शेयर्ड ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करती हैं, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम बेनेडिक्ट एंडरसन के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो उन्होंने बोला है कि नेशन जो है ना वो आपका एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, ठीक है, ना कि नेचुरली अकरिंग है। और जो पैराग्राफ है वो इस पे हाईलाइट करता है कि कैसे आपका कल्चरल हेरिटेज हेल्प करता है कंस्ट्रक्ट करने में और एक आइडिया ऑफ नेशन को रीइंफोर्स करने में बाय आइडेंटिफाइंग शेयर्ड कल्चरल प्रॉपर्टीज़ दैट सिंबलाइज कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब आगे आ जाओ। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। अगर हमें नेशन की आइडेंटिटी को मेंटेन करना है तो प्रिजर्वेशन और डिसएमिनेशन ऑफ नॉलेज अबाउट कलेक्टिवली ओन्ड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके हेरिटेज साइट्स हो गए और आर्टिफैक्ट्स हो गए, इट मस्ट बी अ स्टेट लेड एंटरप्राइज, ठीक है। ये जो कलेक्टिवली ओन्ड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपके हेरिटेज साइट्स हो गए और आर्टिफैक्ट्स हो गए, इसको कैसा होना चाहिए, स्टेट लेड एंटरप्राइज इसको होना चाहिए। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट बी लेफ्ट टू इंडिविजुअल्स अलोन एज अ स्टेट हैज़ द रिसोर्सेज, अथॉरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर सिस्टमैटिक प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। देखो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना
आपके जो कल्चरल हेरिटेज हैं उसको प्रिजर्व करने की और प्रोटेक्ट करने की, ये सिर्फ हम लोगों की नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों पे नहीं छोड़ देना चाहिए, इंडिविजुअल्स के ऊपर अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि स्टेट को, ठीक है, इसमें जो स्टेट लेड एंटरप्राइज है ना वो होना चाहिए। बेसिकली स्टेट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसी भी हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज उनके पास जो है रिसोर्सेज भी होते हैं मेंटेन करने के लिए, अथॉरिटी भी होती है मेंटेन करने के लिए, और तीसरा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ताकि सिस्टमैटिक प्रिजर्वेशन को इंश्योर किया जा सके और प्रमोट किया जा सके। ठीक है, नीचे आ जाओ। जो आपका स्टेट है ना वो आपका फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ऑपरेट होता है, जैसे कि ASI, ठीक है, जिसको टास्क दिया जाता है कंजर्व करने का और हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने का। चलो अब आते हैं रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एंड वॉलंटियर्स। लोकल वॉलंटियर्स और कम्युनिटी का क्या रोल है आपका कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में। देखो, जो आपका लोकल कम्युनिटीज़ है ना और जो वॉलंटियर्स हैं आपके, बेसिकली वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपके कंजर्वेशन में और हेरिटेज साइट की प्रोटेक्शन में। ये इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना ये एक सेंस ऑफ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉस्टर करती है, और जो लोग हैं ना, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनके बीच में सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट करती है और उनको मोटिवेट करती है कि ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें प्रिजर्वेशन एफर्ट्स में। जब वो लोग एंगेज होंगे इन एक्टिविटीज़ में, ठीक है, तब मतलब इन एक्टिविटीज़ में जब आप एंगेज होगे तो लोकल्स जो है ना वो एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं, और फिर ये जब आप कोई भी चीज़ को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, आप जा रहे हो और प्रोटेक्ट कर रहे हो, किस इस तरीके की एक्टिविटीज़ में एंगेज हो रहे हो, तो आपके अंदर ना ऐसे आएगा कि यार मैं जो है ना इस नेशन का क्या हूँ, सिटीज़न हूँ, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी जो कल्चरल हेरिटेज है, अपनी विरासत है, उसको प्रोटेक्ट करूँ। तो उससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मेरे अंदर जनरेट होगी और नेशनल आइडेंटिटी के साथ कनेक्शन भी जो है वो मैं फील करूँगी। ठीक है, नीचे आओ। लिंक बिटवीन ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल आइडेंटिफिकेशन। देखो, जो एक सेंस ऑफ ऑनरशिप है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंडिविजुअल्स फील करते हैं टुवर्ड्स द कल्चरल साइट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू देयर आइडेंटिफिकेशन विद द नेशन। मतलब क्या है, जब भी जो लोग, ठीक है, अपने आप को स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं नेशन के साथ में, तब वो क्या होते हैं, तब दे आर मोर लाइकली टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, जब वो अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, नेशन के साथ में, कि हाँ हम यहाँ के क्या हैं, सिटीज़न हैं, ये हमारा राइट है कि हम अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करें, तब जाके कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्रिएट होगा इस कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। कन्वर्सली, अगर लोग डिस्कनेक्टेड फील करेंगे या एलिएनेटेड फील करेंगे नेशन से, तो उनके अंदर ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेरिटेज के टूवर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज के टूवर्ड्स, ये कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ बैलेंसिंग प्रिजर्वेशन विद लोकल कल्चरल राइट्स। So, to effectively harness the power of local communities, the government and non-government organizations must respect the cultural rights of the local people. देखो, अगर जो है आपको हार्नेस करना है लोकल कम्युनिटीज़ की पावर को, जो NGOs हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको लोगों के ना कल्चरल राइट्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इसमें उनको एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो लोगों की परसेप्शंस हैं डेवलपमेंट की टूवर्ड्स, वो क्या है, और इंश्योर करना चाहिए कि
जो आपके प्रिजर्वेशन के एफर्ट्स हैं ये लेजिटिमेट राइट्स और इंटरेस्ट को अंडरमाइन नहीं कर रहे उनके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल कंजर्वेशन पॉलिसीज शुड अवॉइड डिस्प्लेसिंग लोकल्स और restricting their access to heritage sites in a ways that make them feel marginalized। इसका मतलब ये है कि जब कंजर्वेशन पॉलिसीज़ बनाई जाएं तो इस तरीके से बनाई जाएं कि जो लोकल जो लोग रह रहे हैं आसपास उनकी डिस्प्लेसमेंट ना हो, ठीक है, उनको बेघर ना होना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना होना पड़े, पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी लोकल की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल साइट्स के टूवर्ड्स, कि मतलब सबको एक्सेसिबल होनी चाहिए हेरिटेज साइट्स ताकि वो मार्जिनलाइज्ड फील कर सकें, ठीक है, ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जनरेट हो सके, अटैचमेंट जनरेट हो सके उस साइट के लिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मार्जिनलाइजेशन के? अगर जो लोकल लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड या फिर, ठीक है, क्या करेंगे, डिसएनफ्रेंचाइज्ड फील करेंगे, ठीक है, तो देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स प्रिजर्विंग हेरिटेज साइट वीकन्स, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, अगर लोकल लोग मार्जिनलाइज या मतलब बेसिकली अगर डिसअटैचमेंट फील करेंगे ना अब मतलब साइट से, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनकी किसी भी हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वीकन हो जाएगी, ठीक है। जब लोकल लोगों को ये बोला जाता है कि उनका इस हेरिटेज साइट के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई राइट नहीं है, तब वो इस तरीके से फील करते हैं कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये हमसे बिलोंग नहीं करती चीज़, ठीक है, और दे फील कंपेल्ड टू केयर फॉर और प्रोटेक्टेड। बेसिकली जब हम ये कह देते हैं कि आपका इस हेरिटेज साइट के ऊपर राइट नहीं है, तो पहली चीज़ मेरे मन में क्या आएगा कि मेरे पास राइट नहीं है तो ये चीज़ मेरे से बिलोंग नहीं करती। जब मुझसे कोई चीज़ बिलोंग ही नहीं करती तो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मैं ये सोचूंगी कि अगर ये चीज़ मुझसे बिलोंग नहीं करती तो मैं केयर भी क्यों करूँ इस चीज़ की, ठीक है, तो फिर मैं लेस लाइकली टू फील कंपेल्ड टू केयर फॉर इट और प्रोटेक्टेड, इस तरीके से फील करूँगी बेसिकली, ठीक है। सो जब ये एलिनेशन होती है ना, जब इस तरीके से आप एलिनेटेड फील करते हो किसी भी साइट से, ठीक है, निगलेक्टेड फील करते हो, तो ये बेसिकली क्या लीड करता है, पहला डैमेज टू हेरिटेज साइट्स, मतलब जब लोकल्स इसको एज अ पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी और आइडेंटिटी इस तरीके से नहीं देखेंगे तो वो डैमेज पहुंचाएंगे हेरिटेज साइट को, निगलेक्ट करेंगे हेरिटेज साइट को, और प्रिजर्व और कंजर्व करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है ना। रोल ऑफ एक्सपर्ट्स इन हेरिटेज कंजर्वेशन। सो एक्सपर्ट्स जैसे कि हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनलिस्ट, ये इनको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, एडवाइज़र्स की तरह एक्ट करना चाहिए रादर देन एनफोर्सर्स की तरह। मतलब कि ये नहीं होता कि ये सारे लोग कि कोई भी चीज़ थोप दें, ठीक है, आप लोगों के ऊपर कोई भी एक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी गाइडलाइन थोपें, रादर देन इनको किस तरीके से काम करना चाहिए कि इनको एडवाइज़र्स के तौर पे काम करना चाहिए, ठीक है, ना कि एनफोर्सर्स के तौर पे, कि भाई वो अपनी एडवाइस दें कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, ना कि हमने ये कर दिया है और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, यही राइट है और आपको यही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। बेसिकली इन्फोर्सर नहीं बल्कि एडवाइज़र होना चाहिए इनको, ठीक है। इनका रोल होना चाहिए क्या, गाइडेंस प्रोवाइड करने का, कि वो एक गाइडेंस को प्रोवाइड करें और बेस्ट प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस को सजेस्ट करें रादर देन यूजिंग कोहेशन का मतलब होता है फोर्स और इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है, रादर देन अपना फोर्स दिखाने की बजाय या फिर स्ट्रिक्ट रूल्स को इम्पोज करने की बजाय उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। सो एक कोलैबोरेटिव और रिस्पेक्टफुल अप्रोच इंश्योर करती है कि जो आपकी लोकल कम्युनिटीज़ हैं ये आपकी एंगेज्ड हो रखी हैं
और मोटिवेटेड हैं, ठीक है, दे आर एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड रादर देन एलिनेटेड। सो जब कोलैबोरेटेड और रिस्पेक्टफुल अप्रोच होती है ना, तो ये इंश्योर करती है कि लोकल कम्युनिटीज़ आपकी आपस में एंगेज्ड हैं, मतलब साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंगेज्ड हैं, ठीक है, और मोटिवेटेड हैं, ना कि उनसे कटी कटी सी हैं, अलग अलग सी हैं, ठीक है, इन दिस कंजर्वेशन प्रोसेस। ओके, समरी देख लेते हैं। सो ये जो पूरा पैराग्राफ था उसकी समरी क्या है, ये जो पैराग्राफ है ना, ये बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट लेड एफर्ट्स की टूवर्ड्स अंडरस्कोर करता है, दिखाता है थ्रू इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ASI इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज टू मेंटेन नेशनल आइडेंटिटी। ये हाईलाइट करता है क्रिटिकल रोल लोकल कम्युनिटीज़ का और वॉलेंटियर्स का, ठीक है, जो कि मतलब उनका क्या रोल है साइट की प्रिजर्वेशन में, पहली चीज़, और इन फॉस्टरिंग सेंस ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ टाइड टू द आइडेंटिफिकेशन विद द नेशन, ठीक है, मतलब कैसे उनके अंदर एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है और कैसे वो अपने आप को नेशन से आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, रोल है, मतलब ये हाईलाइट करता है क्रिटिकल रोल लोकल कमिटीज़ का और वॉलेंटियर्स का बेसिकली इस रोल को, ठीक है। सो टू इंश्योर इफ़ेक्टिव प्रिजर्वेशन, अगर आपको इंश्योर करना है इफ़ेक्टिव प्रिजर्वेशन, तो जो गवर्नमेंट है और NGOs हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs, इनको लोकल कल्चरल राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो आपका कम्युनिटीज़ हैं उनको मार्जिनलाइज करने से अवॉइड करना चाहिए, एज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट रिड्यूसेस देयर विलिंगनेस टू प्रोटेक्ट हेरिटेज। जब वो अलग थलग महसूस करेंगे, ठीक है, साइट से, तो उनकी विलिंगनेस भी नहीं होगी किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो एक्सपर्ट्स जो है ना आपके, उनको गाइड करना चाहिए, ठीक है, जैसे हिस्टोरियंस हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, कंजर्वेशनलिस्ट हो गए, इनको गाइड करना चाहिए रादर देन डिक्टेट। ये आपको पॉइंट लिखना है ताकि आपकी कोलैबोरेशन प्रमोट हो सके, ठीक है, टू बैलेंस कंजर्वेशन विद द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल। ये अप्रोच आपकी इंश्योर करती है कि जो आपकी हेरिटेज प्रिजर्वेशन है वो आपकी नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करती है और कम्युनिटी की एंगेजमेंट को बढ़ाती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन द पॉइंट। ये जो आपके 2 पैराग्राफ से उसमें इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो वी हैव कवर्ड कल्चरल हेरिटेज। कल हम पढ़ेंगे 8.1.1, 8.1.2, ठीक है, और शायद 3 भी पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 स्लाइड्स और लगेंगी और आपका ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, टेक केयर।